हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कॉमर्स के अंदर एक चैप्टर आता है स्टाफिंग। उसका एक पार्ट है स्टाफिंग प्रोसेस। तो स्टाफिंग प्रोसेस क्या होता है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस वगैरह मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टाफिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले स्टाफिंग प्रोसेस क्या है? इट इज़ बोथ लाइन एज वेल एज स्टाफ एक्टिविटी। ये एक लाइन एक्टिविटी भी है और ये स्टाफ एक्टिविटी भी है। तो एज अ लाइन एक्टिविटी और स्टाफ एक्टिविटी इसके अंदर क्या होता है, चलिए डिस्कस करते हैं। एज अ लाइन एक्टिविटी इट इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड स्टाफिंग। तो बेसिकली इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, विच आर परफॉर्म्ड बाय एवरी मैनेजर। जो भी एक डिपार्टमेंट का मैनेजर है, ये सारे फंक्शन जो है वो करता है, परफॉर्म करता है। तो इसीलिए ये जो स्टाफिंग है ये एक लाइन एक्टिविटी है। दूसरी तरफ एज अ स्टाफ एक्टिविटी, ये जो स्टाफिंग प्रोसेस है ये स्टाफ एक्टिविटी क्यों है? बिकॉज इट इज़ एन important area of management like marketing management, like financial management, etc etc। इसलिए इसको एक स्टाफ एक्टिविटी भी कहा जाता है। तो ये तो आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। तो स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर कई स्टेप्स आ जाते हैं और कौन कौन से स्टेप्स आते हैं उन पे मेन फोकस रखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आ जाता है इसमें एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। हमें क्या करना है? एस्टिमेट करना है कि हमें कितने बंदे चाहिए। अगर फालतू रख लेंगे तो कंपनी को फालतू में तनख्वाहें देनी पड़ेंगी। तो एस्टिमेशन एकदम स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। तो इसके अंदर हमने लिखा है फर्स्ट पॉइंट, जब भी स्टाफिंग प्रोसेस है क्या होता है, इट बिगिंस विद द एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर नीड्स। तो जब भी हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले एस्टिमेट करते हैं कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए। फाइंडिंग आउट नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ फाइंड आउट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ चाहिए, और टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ के इंजीनियर चाहिए या कॉमर्स वाले चाहिए या फिर मैनेजमेंट वाले चाहिए, किस टाइप के मतलब एम्प्लॉयज़ चाहिए। टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ मीन्स क्वालिफिकेशन बेस्ड सिलेक्शन, मतलब क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो सिलेक्शन है वो क्वालिफिकेशन के हिसाब से होगी और किस क्वालिफिकेशन के हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए। अब इसमें एस्टिमेटिंग मैन पावर नीड्स के अंदर तीन आ जाती हैं। एक आता है वर्कलोड एनालिसिस, एक आ जाता है वर्कफोर्स एनालिसिस और तीसरा आ जाता है इनको कंपेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्कलोड एनालिसिस में क्या होता है? फाइंडिंग नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस जॉब्स। के इसमें हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ ढूंढते हैं, इसको कहते हैं वर्क लोड एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस में क्या कहते हैं? एनालाइज करते हैं कि एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी जो काम कर रही है जॉब पोजीशंस पे वो कितनी है। ठीक है। इट डील्स विद एनालाइजिंग द ओवरबर्डन एंड अंडरबर्डन एम्प्लॉयज़, मतलब जो एम्प्लॉयज़ ओवरबर्डन है या अंडरबर्डन है उनको सर्च करना। अगर तो कोई भी वर्कर ओवरबर्डन है, ये ना वो काम छोड़ के किसी और कंपनी को ज्वाइन कर ले, तो उधर भी एक एम्प्लॉय चाहिए। अगर अंडरबर्डन है तो तनख्वाह ज़्यादा दे रहे हो और काम कम कर रहा है, वो भी कंपनी का नुकसान है, तो वो उसको डबल काम देगी या पहले से ज़्यादा काम देगी जितना वो कर सकता है। तो वर्कफोर्स एनालिसिस में हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ की स्टडी करते हैं जो ओवरबर्डन है या अंडरबर्डन है। ठीक है। तो उसके बाद तीसरा आ जाता है कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या करते हैं? बाय कंपेयरिंग वर्कलोड एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। इन दोनों के दोनों एनालिसिस को, वर्कफोर्स एंड वर्कलोड एनालिसिस को कंपेयर करते हैं। और मैनेजर्स क्या करता है? मैनेजर कंक्लूजन निकालता है कि भाई ओवर स्टाफिंग है या अंडर स्टाफिंग है। ओवर स्टाफिंग है, ज़्यादा बंदे रखे हुए हैं तो उनको किसी और डिपार्टमेंट में भेज देगा या उनकी छुट्टी कर देगा। और अगर कम बंदे रखे हुए हैं तो कितने कम बंदे पढ़ रहे हैं उसी के हिसाब से जॉब्स को क्रिएट करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो चलिए अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट आ जाता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग मोर एंड मोर पीपल टू अप्लाई फॉर जॉब। तो ये कैसा प्रोसेस है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब के लिए अप्लाई करवाया जाता है। तो रिक्रूटमेंट इंटरनल भी हो सकती है, मतलब विद इन द कंपनी भी बंदे लग सकते हैं जो खाली पोजीशन है। एक्सटर्नल भी हो सकती है, बाहर से फ्रेश टैलेंट या न्यू एम्प्लॉयज़ भी लाए जा सकते हैं। इंटरनल रिक्रूटमेंट जो है थोड़ी सस्ती पड़ती है क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है? चूजिंग फ्रॉम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी के बीच में से ही वो जॉब पोजीशंस फिल करनी पड़ती हैं, कंपनी के बीच वाले एम्प्लॉयज़ को ही वो जॉब्स देनी पड़ती हैं, तो वो थोड़े सस्ता पड़ता है। और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मीन्स चूजिंग फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बाहर से नए एम्प्लॉयज़ लेके आना जो कॉस्टली है क्योंकि टाइम मनी एफर्ट बहुत ज़्यादा लग जाएगा न्यू एम्प्लॉयज़ को चूज़ करने के लिए। थर्ड पॉइंट आ जाता है सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है? सिलेक्टिंग मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर द वेकेंट पोजीशन। इसमें जो मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स हैं, 1000 फॉर्म आगे, 2000 फॉर्म आगे, 500 फॉर्म आगे, उसमें से जो मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट है उसको जॉब के लिए रखना। तो नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर लेस देन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑप्टेड फॉर रिक्रूटमेंट। अप्लाई तो रिक्रूटमेंट के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अप्लाई करते हैं मगर सिलेक्शन तो कम की होती है ना। तो यहाँ लिखा है कि नंबर ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स जो हैं वो कम रहते हैं और जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं क्योंकि आपको पता ही है अनएम्प्लॉयमेंट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है। फोर्थ पॉइंट, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? प्लेसमेंट मीन्स ऑक्यूपाइंग द पोस्ट बाय कैंडिडेट फॉर विच ही और शी इज सिलेक्टेड। तो जिस
काम के लिए उस एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया गया है, उस काम पे उसको रखना, उस पोस्ट पे उसको रखना, उसे कहते हैं प्लेसमेंट। और ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? ओरिएंटेशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़ टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, नए एम्प्लॉयज़ को एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के साथ मिलाना। इसके लिए पार्टीज़ वगैरह की जाती हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनियों में पार्टीज़ वगैरह इसलिए की जाती हैं कि जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं उनको फैमिलियर कर दिया जाए जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ। नेक्स्ट आ जाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो एक बार उनको चूज़ कर लिया और उनको जॉब पे बिठा दिया, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग चलेगी। ट्रेनिंग क्यों होती है? In order to improve the skills of employees, it is necessary to provide training and development opportunities. तो उनको ट्रेन किया जाता है और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेसेस होते हैं कई, तो उनको ट्रेनिंग देके उनके काम में और ज़्यादा महारत हासिल करा दी जाती है। इससे क्या होता है? ट्रेनिंग से उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। नेक्स्ट आ जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या होता है? इवेल्युएटिंग एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड्स। तो फॉर एग्जांपल एक साल में कोई भी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय इतना काम करेगा, तो ये तो स्टैंडर्ड सेट हो गया। तो अब स्टैंडर्ड के हिसाब से वो कितना ज़्यादा काम करता है, कितना कम काम करता है, वो कहाँ पे लिखा होता है? वो लिखा होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल में। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि उसने पहले से बेहतर काम किया है या जो स्टैंडर्ड है उससे ज़्यादा परफॉर्म किया, ऑब्वियसली उसको तनख्वाह बढ़ जाती है, प्रमोशन हो सकती है वगैरह वगैरह। ठीक है, ये रिपोर्ट बनाते कौन है? सुपीरियर्स। जो सुपीरियर्स हैं वही ये रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, जो हमारे सर के ऊपर बैठ के मैनेजर्स हमसे काम करा रहे हैं वही ये रिपोर्ट्स बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रमोशन करियर प्लानिंग। इसके अंदर प्रमोशन मीन्स बीइंग प्लेस एट अ हायर जॉब पोजीशन विद मोर पे, के प्रमोशन दे देना उसको ज़्यादा ऐसी, मतलब जिस लेवल पे काम कर रहे हैं उससे हायर लेवल पे अब उनको प्रमोट कर देना, जिससे उनकी तनख्वाह वगैरह बढ़ जाएगी और जॉब सेटिस्फेक्शन अच्छी हो जाएगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी पहले से ज़्यादा बेहतर मतलब ज़्यादा हो जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जॉब पोजीशन में काम करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लगातार बढ़ती जाती हैं। उसके बाद आ जाता है 8th पॉइंट, इसमें लास्ट पॉइंट है प्रोसेस का, कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन मीन्स तनख्वाह वगैरह। इट इंक्लूड्स पेज, रिवॉर्ड्स एंड अदर इंसेंटिव्स गिवन टू द एम्प्लॉयज़। इट इंक्लूड्स डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट पेमेंट्स। डायरेक्ट पेमेंट मतलब डायरेक्ट तनख्वाह, इनडायरेक्ट में आ जाता है फ्रिंज बेनिफिट्स, जैसे इंश्योरेंस करवा दी, बच्चों के लिए घर दे दिया रहने को, कार दे दी वगैरह वगैरह। डायरेक्ट पेमेंट्स इंक्लूड्स वेजेस एंड सैलरीज एटसेट्रा। इनडायरेक्ट पेमेंट्स इंक्लूड्स मेडिकल फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस या फिर फ्रिंज बेनिफिट्स जिसको कहते हैं, कार दे दी चलाने के लिए, घर दे दिया रहने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारा का सारा क्या था? प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस हम कर रहे थे? स्टाफिंग का। तो स्टाफिंग प्रोसेस क्या होता है? इसमें ये स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट आ जाते हैं। तो नेक्स्ट जो मैंने वीडियो बनानी है वो बनानी है कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। इसमें कितने कंपोनेंट आ जाते हैं और वो क्या क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल नेक्स्ट वीडियो में आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।